नमस्कार। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहां बनाई थी? 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई थी। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नायब गवर्नर पद किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ हस्तांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? शुजाउद्दीन बना। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अलवर्दी खां के बीच हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय या अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से अलवर्दी खां ने किया था। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी? सिराजदौला के समय हुआ था। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? हॉलवेल ने किया था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किसके बीच हुई थी? सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां और 1717 में फर्रुखसियर बना। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद और पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई गई थी? तो मुर्शिदाबाद का नाम पहले मकसूदाबाद था, जिसमें अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई थी, वह था मुर्शिद कुली खान। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजदौला 1756 में। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किससे मानी जाती है? प्लासी का युद्ध को। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, नदिया जिला में। प्लासी की लड़ाई किस नदी तट पर हुआ था? भगीरथी नदी तट पर। सिराजदौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया? के.एम. पनिक्कर के अनुसार। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट के द्वारा कहा गया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी? बैनसीटाट ने। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर के युद्ध को।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, पीई रॉबर्ट्स ने कहा था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था हेक्टर मुनरो। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव का कार्यकाल 1765 से 1767 तक था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद खासी जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश, जो सिलहट बंगाल में थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को, बंगाल के लिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया? राजा सिताब राय को बनाया। प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 ईस्वी को हुआ। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसी के बीच और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के मध्य हुआ था। तो अंबर का युद्ध अगस्त 1749 ईस्वी को मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसी एक तरफ से थे और कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के बीच यह युद्ध हुआ था। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच। बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासक मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा? वाडियार वंश के। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज के हाथों में। हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार कब बना? 1755 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? फ्रेंच विशेषज्ञ के। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? 1761 ईस्वी को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। हैदर अली अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया?
जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए। मद्रास संधि पर 1769 ईस्वी से हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? 1776 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 84 ईस्वी के पश्चात कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 से 84 के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो अंग्रेज जनरल आयरकूट 1 जुलाई 1781 को हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था? पोल्लीलूर। हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने किस वर्ष पातशाह की उपाधि धारण की? 1787 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। कॉर्नवालिस ने किस संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रित स्थापित करके किसे शासक बनाया था? तो कृष्णराज द्वितीय को, जो वाडियार वंश के थे, उसे बनाया था। अंग्रेजों ने किसे मैसूर के शासक के साथ सहायक संधि की थी? तो अंग्रेजों ने कृष्णराज द्वितीय के साथ सहायक संधि की थी। मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? शहादत खां, और शहादत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से जानते हैं। शहादत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन था? सफदरगंज था। अबुल मसूर खां शहादत खां का दामाद तथा भतीजा था। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई? तो लखनवी तहजीब सफदरगंज के समय विकसित हुई थी। 1754 ईस्वी में सफदरगंज की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना था?
सुजाउदौला बना था। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? सुजाउदौला ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में सुजाउदौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में सुजाउदौला ने किसका साथ दिया था? मीर कासिम का। सुजाउदौला की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना? आसफउद्दौला। 1775 से 97 ईस्वी तक कार्यकाल था इसका। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की? आसफउद्दौला ने किया। अवध के किस नवाब ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार की? शहादत अली ने बेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार किया। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1847 से 56। लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था? आउटरम की रिपोर्ट पर। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? नवाब वाजिद अली शाह। 1857 को विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? बिजरिश कादिर को, जो वाजिद अली शाह का पुत्र था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरघना में, और यह मेरठ के निकट है। बेगम समरू कौन थी? सरघना की शासिका थी। यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांभरे कौन थे? बेगम समरू के पति थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना? माधव राय। 1761 से 72 ईस्वी। माधव राय की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद कौन पेशवा बना? नारायण राव। माधव राय का छोटा भाई था। नारायण राव की हत्या किसने करवाई? रघुनाथ राव या राघोबा उसके चाचा ने करवा दी। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव। यह नारायण राव का पुत्र था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। सूरत की संधि 1775 ईस्वी किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 ईस्वी के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। और वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी तक था। किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ? सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 ईस्वी से 5 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? आर्थर बेलेजली। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? लॉर्ड बेलेजली ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीतियां। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने।
पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय शुरू हुई थी? बाजीराव प्रथम के समय। मराठों और अंग्रेज के बीच हुई महत्वपूर्ण संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव अंग्रेज के बीच हुआ है। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेज के बीच हुआ है। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ है। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ है। सुरजी सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया अंग्रेज के बीच हुआ। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर अंग्रेज के बीच हुआ। नागपुर की संधि 1816 में भोसले अंग्रेज के बीच हुआ। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच हुआ। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के बीच हुआ। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर अंग्रेज के बीच हुआ। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? चिनखिलीज खां। चिनखिलीज खां को किस नाम से जाना जाता है? निजाम मुल्क के नाम से जानते हैं। किस मुगल बादशाह ने निजाम मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? मोहम्मद शाह ने। सुकरखेरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क और मुबरिज खां के बीच हुआ था। चिनखिलीज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 ईस्वी में की थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? सादतुल्ला खां ने की थी। सादतुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? आरकाट में बनाई थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की थी। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां बंगस ने की थी। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह। महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकेरचकिया मिसल से। रंजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ? 12 वर्ष। सुकरचकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र पर था? रावी और चिनाब के बीच। महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। प्रतिशासन परिषद 1792 से 1797 ईस्वी तक कौन कौन शामिल थे? इसमें रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह के सास सदा कौर और दीवान लखपत राय शामिल थे। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? 1798 ईस्वी में। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोप को निकलवाकर किसने भिजवाया था? रंजीत सिंह ने। किस वर्ष रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था? 1799 ईस्वी में। पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर।
पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट की थी? अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने भेंट की थी। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? अब 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह का कथन था। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? विक्टर जाकमान ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। 1843 से 49 ईस्वी। पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु 22-23 अक्टूबर को 1893 में कहाँ हुई थी? पेरिस में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 ईस्वी में। लाहौर की संधि कब और किसके बीच हुआ? मार्च 1846 में हुआ। सिखों और अंग्रेज के बीच हुआ। भैरोवाल की संधि कब हुई? 1846 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। किस आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कब किया गया था? 1849 ईस्वी में। पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स गैब्रिन मानसेल थे। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की थी? दिलीप सिंह से। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रंजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी, यह कथन था। रंजीत सिंह द्वारा विजित क्षेत्र। रंजीत सिंह ने मुल्तान को 1818 में जीता, कश्मीर को 1819 में जीता, पेशावर को 1834 ईस्वी में जीता था। रंजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से कब और कहाँ मिले थे? 1831 में रोपड़ में मिले थे। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संधि ऑकलैंड, रंजीत सिंह, शाह शुजा के बीच हुआ था। रंजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? खालसा सरकार। रंजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? 5। रंजीत सिंह के मंत्री। मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह थे। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन थे। रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद्र
दीवान चंद्र मिश्र और हरि सिंह नलवा था। अर्थ मंत्री भगवान दास था। पंजाब के डोगरे सामंतों के किन तीन भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? तो पंजाब के डोगरे सामंत के तीन भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी। उसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह शामिल थे। रंजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? 12। 4 महत्वपूर्ण विभाग थे, जिसमें दफ्तर ए आब बाब उल माल, इस विभाग में भू राजस्व और अन्य आय के स्रोत का विवरण होता था। दफ्तर ए तोहीजात, इस विभाग द्वारा राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी। दफ्तर ए रोजनामचा, यह राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। दफ्तर ए मवाजाब, यह विभाग सैनिक और असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता था? सूबा के नाम से। रंजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे थे? 4। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर थे। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम। सूबे का बंटवारा किसमें किया गया था? परगने में। परगने का प्रमुख कौन होता था? कारदार होता था। कारदार का प्रमुख कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व एकत्रित करना। परगनों का बंटवारा किसमें किया गया था? तालुक में। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे या गांव होते थे? 50 से 100। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? मौजा या गांव। भू राजस्व व्यवस्था। रंजीत सिंह के प्रशासन में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। भू राजस्व उपज का कितना प्रतिशत राज्य द्वारा लिया जाता था? 33 से 40% के बीच। प्रारंभ में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रथा पर आधारित था? बटाई प्रथा पर। बटाई प्रथा का प्रचालन कब तक चलता रहा? 1823 ईस्वी तक। 1824 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था प्रचलन में थी? कनकूत व्यवस्था। कनकूत व्यवस्था भू राजस्व की वसूली किस प्रकार से की जाती थी? इनमें कर वसूली उपज को आधार मानकर नकद ली जाती थी। नीलामी योजना से क्या प्रावधान किए गए थे? इस योजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कर वसूली का अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले को दे दिया जाता था। सैन्य प्रशासन। किसके सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है? रंजीत सिंह के। फौज ए खास या फौज ए आइन किस प्रकार की सेना होती थी? नियमित सेना। फौज ए खास का विभाजन किया गया था घुड़सवार पैदल एवं तोपखाने में। 1822 ईस्वी में नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को। रंजीत सिंह के घुड़सवार को देखकर किसने कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड ने 1838 में कहा था। नियमित पैदल सेना की प्रशिक्षित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? इटालियन सेनापति बंतूरा की नियुक्ति की गई थी। तोपखाने का प्रमुख
किसे नियुक्त किया गया था? इलाही बख्श को। गोला बारूद तोपखाने बनाने के कारखाने कहाँ लगवाए गए थे? लाहौर और अमृतसर में। फौज ए बेकवायद किस प्रकार की सेना होती थी? अनियमित सेना। न्याय प्रशासन। सूबे में सबसे उच्च न्यायालय किसका होता था? नाजिम का। अदालत ए आला सबसे ऊंचा न्यायालय कहाँ स्थित था? लाहौर में। रंजीत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह के बारे में किसने कहा था कि सारे पंजाब में उससे कुरूप और भद्दा व्यक्ति नहीं था? बैरन ह्यूगल ने कहा था रंजीत सिंह के बारे में कि सारे पंजाब में उससे कुरूप और भद्दा व्यक्ति नहीं है। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खरग सिंह। दोस्तों, तो हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है। अगले चैप्टर 1857 की क्रांति में मिलते हैं। धन्यवाद।